1959 की सर्दियों की उस काली रात को आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में गिना जाता है। ये कहानी है उन नौयुवाओं की जो अपने सपनों और जुनून के पीछे भागते हुए एक ऐसे मौत के मुंह में चले गए जिसका रहस्य आज तक अनसुलझा है। उराल पर्वतों की बर्फीली चोटियों ने उन्हें निगल लिया और वक्त के साथ ये घटना एक रहस्य बन गई। डायटलोव पास की इस घटना ने न सिर्फ रूस बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। कैसे एक अनुभवी ट्रेकिंग टीम अचानक से गायब हो गई? क्यों उनका तंबू अंदर से फटा हुआ था? किस चीज ने उन्हें बिना जूतों और गर्म कपड़ों के मौत की ओर धकेल दिया? और वो चोटें जो किसी भयंकर हिंसा का संकेत देती थीं। ये सवाल आज भी लोगों को परेशान करते हैं। सब कुछ शुरू हुआ स्वेर्डलोव्स्क पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के उन 9 छात्रों से जो पर्वतारोहण के जुनूनी थे। इगोर डायटलोव, जो 23 साल का एक होनहार छात्र और अनुभवी लीडर था, उसने इस अभियान की योजना बनाई थी। उस समय सोवियत संघ में ग्रेड 3 का सर्टिफिकेट पर्वतारोहण की दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित माना जाता था। ये टीम उत्तरी उराल के सबसे दुर्गम इलाके ओटोर्टेन पर्वत की चढ़ाई करने वाली थी, जिसे स्थानीय भाषा में माउंटेन ऑफ द डेड कहा जाता था। टीम में शामिल थे इगोर डायटलोव, जो कि लीडर था, यूरी डोरोशेंको, यूरी क्रिवोनिशेंको, ल्यूदमिला दुविनिना, अलेक्जेंडर कोलेवाटोव, जिनेदा कोलमोगोरोवा, रुस्तेम स्लोबोडिन, निकोलाई थिबोबिनगोल और सेम्योन जोलोतारियोव। एक 10वां सदस्य यूरी युदिन बीमारी के कारण यात्रा के पहले ही दिन वापस लौट आया। बाद में उसने कहा कि उसकी जान बच गई क्योंकि वह टीम का हिस्सा नहीं बना। टीम ने ट्रेन से इवदेल शहर का सफर तय किया, जहां से उन्होंने ट्रक के जरिए विजाई नामक एक छोटे से गांव तक यात्रा की। 27 जनवरी को वे ओटोर्टेन पर्वत की ओर बढ़े। मौसम उनके पक्ष में नहीं था। तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर चुका था और बर्फीली हवाएं चल रही थीं। 1 फरवरी को उन्होंने होलोत स्याखल के पास अपना आखिरी कैंप लगाया। इस जगह का नाम ही उस अंधविश्वास को दर्शाता था जो स्थानीय लोगों के बीच था। मानसी आदिवासी इस इलाके को शापित मानते थे और यहाँ जाने से डरते थे, लेकिन डायटलोव और उसकी टीम विज्ञान और तर्क में विश्वास रखते थे। उन्होंने तंबू लगाया और रात के खाने के बाद सोने चले गए। क्या वे जानते थे कि यह उनकी आखिरी रात है? 2 फरवरी की रात को क्या हुआ, इसका कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं है, लेकिन जो निशान मिले वे एक डरावनी कहानी बयां करते हैं। तंबू के अंदर से फटे हुए छेद यह दिखाते थे कि सभी लोगों ने जान बचाने के लिए अंदर से तंबू काटकर भागने की कोशिश की। हैरानी की बात यह है कि वे बर्फीले तूफान में बिना जूतों, बिना पर्याप्त कपड़ों के निकल गए। उनके पैरों में सिर्फ मोजे थे और कुछ तो केवल अंडरवियर में ही थे। तंबू में उनके कैमरे, डायरियां और गर्म कपड़े बरकरार थे। ऐसा लगता था मानो उन्हें किसी अचानक खतरे ने घेर लिया हो और वे इतने घबरा गए कि जान बचाने के लिए बर्फीले अंधेरे में भागने लगे। जब टीम 12 फरवरी तक वापस नहीं लौटी तो रिश्तेदारों ने 20 फरवरी को खोजी अभियान शुरू कर दिया। 26 फरवरी को तंबू मिला। उसकी हालत देखकर सभी दंग रह गए। तंबू का एक हिस्सा बर्फ में दबा था और अंदर से फटा हुआ था। खोजकर्ताओं ने पहले 2 शवों को तंबू से 1.5 किलोमीटर दूर एक देवदार के पेड़ के पास पाया। यूरी क्रिवोनिशेंको और जॉर्जी डोरोशेंको के शरीर नग्न अवस्था में थे। उनके हाथों में पेड़ की शाखाएं थीं, जिससे लगा कि उन्होंने आग जलाने की कोशिश की होगी। उनके शरीर पर ठंड के निशान थे, लेकिन कोई बाहरी चोट नहीं। इसके बाद 3 और शव मिले। इगोर डायटलोव, रुस्तेम स्लोबोडिन और जिनेदा कोलमोगोरोवा। ये तीनों तंबू और देवदार के पेड़ के बीच में पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि वे तंबू की ओर लौटने की कोशिश कर रहे थे। रुस्तेम के सिर में गंभीर चोट थी
जिससे खोपड़ी फट गई थी। डॉक्टरों ने बताया कि यह चोट इतनी तेज थी कि शायद बर्फ की चट्टान से टकराने से हुई होगी। बाकी 4 शवों को ढूंढने में 2 महीने लगे। मई 1959 में एक गहरी खाई में उनके अवशेष मिले। ल्यूदमिला दुबिनिना, निकोलाई थिबोविनगोल, सेम्योन जोलोतारियो और अलेक्जेंडर कोलेवाटोव के शवों की हालत सबसे भयानक थी। ल्यूदमिला की छाती की हड्डियां टूटी हुई थीं, जीभ गायब थी और आंखों के पास की त्वचा फटी हुई थी। निकोलाई का सिर पूरी तरह से कुचला हुआ था, जैसे किसी विस्फोट की लहर ने उसे मारा हो। सेम्योन और अलेक्जेंडर की पसलियां टूटी हुई थीं और शरीर पर नीले निशान थे। डॉक्टरों ने कहा कि ये चोटें केवल कार दुर्घटना या बड़े पैमाने पर विस्फोट के ही कारण संभव थी। सोवियत अधिकारियों ने इस मामले को गुप्त रखा। जांच में पाया गया कि कुछ शवों के कपड़ों पर रेडियोधर्मी पदार्थ के निशान थे। इसके अलावा एक खोजकर्ता ने बताया कि उस रात आसमान में नारंगी रोशनी देखी गई थी, जो अजीब तरह से घूम रही थी। कुछ स्थानीय लोगों ने भी इस रोशनी की पुष्टि की। क्या यह कोई सैन्य प्रयोग था? क्या टीम किसी गुप्त परीक्षण की चपेट में आ गई? जांचकर्ताओं ने पहले तो प्राकृतिक कारणों को माना। एवलांच का सिद्धांत सामने आया, लेकिन यह समस्या थी कि तंबू एक ढलान पर नहीं बल्कि समतल जगह पर लगा था। बर्फ में कोई ऐसे निशान नहीं मिले जो एवलांच की पुष्टि करते। फिर भी 2019 में रूसी अधिकारियों ने एक नई जांच शुरू की और दावा किया कि छोटे पैमाने की बर्फ की चादर ने टीम को भगदड़ में डाल दिया होगा। लेकिन यह सिद्धांत उन गंभीर चोटों को नहीं समझा पाया। उराल पर्वत उस समय सोवियत सेना के गुप्त परीक्षणों का केंद्र था। कुछ लोग मानते हैं कि टीम ने गलती से किसी सैन्य अभ्यास वाले इलाके में प्रवेश कर लिया होगा। शवों पर मिली रेडियोधर्मिता इसी का संकेत देती है। 1950 के दशक में सोवियत संघ R-7 मिसाइलों का परीक्षण कर रहा था। कहा जाता है कि हो सकता है कोई विस्फोट या रेडियोधर्मी रिसाव हुआ हो जिसने टीम को प्रभावित किया, लेकिन सरकार ने कभी इसकी पुष्टि नहीं की। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि सेम्योन जोलोतारियो के कैमरे में एक फोटो मिली जिसमें आसमान में एक रहस्यमयी गोलाकार वस्तु दिखाई दे रही थी। क्या यह UFO था? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि एलियन या पैरानॉर्मल गतिविधियों ने टीम को निशाना बनाया। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि टीम इंफ्रासाउंड का शिकार हुई होगी। यह एक ऐसी ध्वनि तरंग होती है जो मनुष्यों को डरावने हालात का एहसास कराती है। प्राकृतिक रूप से तेज हवाओं और पहाड़ों की संरचना से यह ध्वनि पैदा होती है। शायद इसी ने उन्हें घबराकर भागने पर मजबूर किया। एक और थ्योरी काताबेटिक विंड्स की है। ये हवाएं पहाड़ों से तेज गति से नीचे उतरती हैं और तापमान को अचानक 70 डिग्री तक करा देती हैं। हो सकता है टीम ने इन हवाओं को महसूस किया हो और तंबू छोड़कर भाग गए हों, लेकिन यह भी उनकी चोटों को नहीं समझाता। इस घटना के बाद सोवियत सरकार ने जल्दी से मामला बंद कर दिया। फाइलों को गुप्त रखा गया और परिवारों को अस्पष्ट जवाब दिए गए। 1950 में जब फाइलें सार्वजनिक हुईं, तो पता चला कि कई पन्ने गायब थे। क्या सरकार कुछ छिपा रही थी? 2013 में एक वृत्त चित्र बनाने वाली टीम ने यह दावा किया कि उन्हें सेम्योन जोलोतारियो की एक डायरी मिली जिसमें लिखा था, हम जानते हैं कि हम मरने वाले हैं, यह हमारी गलती नहीं है, लेकिन इस डायरी की प्रामाणिकता संदिग्ध रही। आज डायटलो पास पर एक स्मारक बना हुआ है। हर साल सैकड़ों लोग इस रहस्य को समझने की कोशिश में यहाँ आते हैं। कुछ का कहना है कि यहाँ अभी भी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। रात के वक्त अजीब रोशनी दिखाई देती है। क्या यह उन 9 आत्माओं का शाप है या प्रकृति का कोई अनसुलझा रहस्य?